नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस के सामने पैदा हुई उन परिस्थितियों की जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को कुछ सीख मिली या नहीं। सवाल यह भी है कि बीजेपी के खिलाफ जिन क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया है उसका क्या भविष्य होने वाला है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस लगातार 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल दलों के कारण ही पराजय का स्वाद चख रही है। सच कहें तो गठबंधन में शामिल सभी दल कांग्रेस की जमीन खोदकर ही उपजे हैं और राज्य स्तर पर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया हाउस के सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश की ज्यादातर जनता मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन को ही देखना चाहती है और सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस लोगों की पहली पसंद है। विपक्ष में राष्ट्रव्यापी चेहरा केवल कांग्रेस का ही है, बाकी सब क्षेत्रीय हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को जो सीटों का नुकसान हुआ ये कमाल इंडिया गठबंधन का ही था, लेकिन जैसे ही राज्यों के चुनाव हुए सभी दल बिखर गए और सभी को नुकसान हुआ, जिसमें ताजा मामला दिल्ली का है। कांग्रेस ने 2004 में भी विपक्षी दलों को साथ लेकर बीजेपी के रथ को रोक दिया था। उस समय 14 पार्टियां मिलकर यूपीए का गठन किया गया था और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर यूपीए ने 10 साल केंद्र में शासन किया। 2023 में कांग्रेस ने फिर से 26 क्षेत्रीय दलों को एकत्र किया और इंडिया गठबंधन बनाया। इसलिए एनडीए के रास्ते में रोड़ा तो अटकाया, पर राज्यों में एकजुटता नहीं होने के कारण बिखरी बिखरी सी नजर आने लगी इंडिया गठबंधन की ये टीम। इंडिया गठबंधन को बीजेपी भानुमति का कुनबा कह रही है और इसे कमजोर कर देने का दावा भी कर रही है। बीजेपी के दावे को बल मिलता है उस ताजा सर्वे से जिसमें कहा गया है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। 2024 में इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली थी, जो घटकर 188 रह सकती हैं। 2024 में एनडीए को 292 सीटें मिली थीं, जो बहुमत से केवल 20 सीटें ज़्यादा थीं। ताज़ा सर्वे बताते हैं कि अब अकेले बीजेपी को ही 281 सीटें मिल सकती हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखकर कांग्रेस नई टीम तैयार कर रही है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार और अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावी समीकरणों को भी ध्यान रखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय दल राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राज्यों के चुनाव में एक दूसरे की बुराई करने वालों को जनता लोकसभा में वोट देगी? क्या टीएमसी, एसपी और आप के नेता कांग्रेस को आंखें दिखाना बंद करेंगे? क्या कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन करने पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस विपक्ष की अपनी राष्ट्रीय छवि को और मजबूत कर पाएगी? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी नेता संजीव वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत सिंह जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं और पूजा जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ लगातार रहेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा जी, आपसे ही, इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य के साथ बना था उस उद्देश्य को उसने निश्चित रूप से पूरा किया। अभी आप सुन भी रही होंगी कि 240 पे बीजेपी को रोक दिया, लेकिन वो गठबंधन कहीं भी राज्यों में काम नहीं आया। चाहे हरियाणा चुनाव की स्थिति देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, और दिल्ली में अगर ये मिलकर लड़ा होता गठबंधन तो आपको भी पता है कि 14-15 सीटें प्लस होती गठबंधन में और शायद दिल्ली की तस्वीर दूसरी होती, लेकिन राज्यों में नहीं चल पाया है गठबंधन। देखिए आलोक जी, ये देखने वाली बात है कि पार्टी में जो है हमेशा से फेरबदल होता आया है, नेता जो हैं सफल होते आए हैं। आपको भी इस चीज़ का मालूम है कि बीजेपी के अंदर ज़्यादातर विधायक जो बने हैं वो वही विधायक हैं जो अनदर पार्टी से अब दिल्ली में जो बने हैं वो वही विधायक हैं। आप ये लगा के चलिए कि ये शुरू से होता है, ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन जब तक किसी पार्टी की कोई एक विचारधारा नहीं रहेगी, जब तक वो इस तरीके के झूठे प्रोपेगेंडा मार्केट में फैलाने बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। जनता को बेसिकली क्या चाहिए? जनता को उनका जिस चीज़ के लिए वो नेता को चुन रहे हैं, जिस सरकार को लेके
लेके आना चाह रहे हैं, उनको वो चाहिए, उनको जिससे मिलेगा, जिस भी पार्टी से मिलेगा वो उसको जिताएंगे, जिससे नहीं मिलेगा उसको नहीं जिताएंगे। और ये शफल होने का जो मुद्दा है कि शफल होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। जी जी, ठीक है। प्रशांत भाई, प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी, आपके जितने भी सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं और खासतौर पर जो रीजनल पार्टियां हैं, उनका ये आरोप रहता है हमेशा कि कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने के लिए रीजनल पार्टियों को स्पेस नहीं देती है, जिसकी वजह से गठबंधन के हालात कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है प्रशांत जी के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बीजेपी संजीव वर्मा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजीव जी, गठबंधन में जब भी बिखराव होता है तो आरोप आप पर ही लगता है कि आप लोगों ने करवा दिया। दिल्ली चुनाव में भी दोनों दल आपको ही दोषारोपण करते हैं कि आपकी वजह से इंडिया गठबंधन टूटा, आपकी वजह से आप और कांग्रेस अलग अलग लड़े। लोकसभा में एक साथ लड़े थे लेकिन विधानसभा में अलग अलग लड़े, जिसकी परिणति ये हुई कि दोनों की दोनों, आप और कांग्रेस, आपका कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला लेकिन आप भी 22 में ही सिमट गई। आलोक जी, देखिए, जो लोग आरोप लगाते हैं सबसे पहले तो उन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अपनी क्या नीतियां रही, अपने क्या उनके विचार रहे, अपनी क्या कार्य प्रणाली रही, जिसकी वजह से जनता उनको लगातार नकारती रही। और कांग्रेस को जिस तरह से दिल्ली में 0 की हैट्रिक प्राप्त हुई है, कांग्रेस पार्टी को एक आदत से बन गई है हार की। हारना मैं सोचता हूँ इनके नसीब में लिखा गया है। और कांग्रेस के झूठ को लगातार जनता नकार रही है। कभी ये संविधान पर झूठ बोलते हैं, कभी आरक्षण पर झूठ बोलते हैं, कभी 8,500 के टकाटक पर झूठ बोलते हैं, कभी रोजगार पर झूठ बोलते हैं। हर वर्ग को, चाहे युवा की बात करें, किसान की बात करें, मातृशक्ति की बात करें, हर वर्ग को छलने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही। झूठ की दुकान चलाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही। इनके पास ना कभी विकास का कोई रोड मैप रहा। अभी दिल्ली का जब चुनाव चल रहा था, आप गारंटियां बांटते रहे, आप लगातार झूठ का एक वातावरण फैलाते रहे, किंतु जनता ने आपके झूठ को सिरे से नकारने का काम किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां थी, विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने जो भी कहा, उनकी विश्वसनीयता कायम रही। और मैं सोचता हूँ यही एक बड़ा कारण है। आज जनता को इन नेगेटिव राजनीति नहीं चाहिए, आज जनता को विकास चाहिए, आज जनता को काम चाहिए, आज जनता को बढ़ता हुआ भारत देखने की आदत बन गई है। आज जनता को ये नहीं चाहिए कि आप जब विदेश की धरती पर जाकर, ठीक है संजीव जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, जितने भी आपके सहयोगी दल हैं उन सबका एक ही आरोप है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए, यानी कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए जो रीजनल पार्टियां उनको स्पेस नहीं देती है, जिसकी वजह से यह गठबंधन नहीं चलता है। मुझे लगता है प्रशांत के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। निरंजन पोद्दार जी के पास चलूंगा। निरंजन पोद्दार जी भी इस तरीके के तमाम, प्रशांत आप मेरी बात सुन पाए? प्रशांत जी जी आलोक जी, नमस्कार जी। आप मेरी बात सुन पाए, मेरा सवाल सुन पाए? नहीं सुन पाया मैं। जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन सबका आरोप यही है कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए रीजनल पार्टियों को स्पेस नहीं देती है, जिसकी वजह से यह गठबंधन राज्यों में नहीं चल पाता है। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे संजीव वर्मा जी, किस राजनीतिक दल से हैं? बीजेपी। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी बोली, जिसमें 75 क्षेत्र। 10 साल से आपका जो अमृतकाल चल रहा है, 26 मई 2014 को 100 दिन में काला धन आना था, 35 रुपए का तेल होना था, 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी थी, 2022 तक हर घर पर छत होनी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, 11 साल से 22 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे।
मतलब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 283 से 303 से 240 पे पहुंच गए और अभी भी घमंड नहीं गया। रोल बैक सरकार हो गई, लैटरल एंट्री से आपने प्रयास किया वो वापस लेना पड़ा, कैपिटल गेन्स को वापस लेना पड़ा, वक्त के ऊपर जेपीसी में गया, वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में गया। अभी भी आप उन जिनका डीएनए में आपको खोट दिखाई पड़ी थी, उनका समर्थन लेकर नीतीश कुमार का डीएनए देख रहे थे 2015 में, अब उनका डीएनए ठीक हो गया, उनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही है। ये बता पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? आलोक जी एक मिनट रुके रहिएगा, अभी आप मेन मुद्दे पे बोलता हूँ जी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं बताएंगे बंबई में, ये बता पाएंगे? ये बता पाएंगे कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये बता पाएंगे? ये हमको बताते कि हम दिल्ली में क्या कर रहे थे, हमने अपना वोट 30% बढ़ाया है, हम 70 सीटों पे चुनाव लड़े और हम 0 की हैट्रिक लगाई हो, 0 का जो भी लगाया हो। आप 48 सीट पाए ना, आप कूड़े के पहाड़ हटा दीजिएगा, ओखला के और क्या नाम है आपके ये आप गाजीपुर बॉर्डर के, आपकी तो आप एमसीडी में नहीं, अब देखते हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी से आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आ जाइए इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय परिदृश्य में बना हुआ एक गठबंधन था जो कि एक संविधान के खिलाफ, इन्होंने 400 का नारा दिया था, अनंत हेगड़े ने दिया था। अनंत हेगड़े भाजपा सदस्य नहीं क्या, या लल्लू सिंह भाजपा सदस्य नहीं है? 400 पार का नारा इन्होंने जो दिया था, उसके विपरीत में एक गठबंधन बना था जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे, जो 234 सीट पाया, ये पाया 240 सीट। और वो भी लोकसभा में अगर राजीव कुमार जो इनके तोते बने बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, जिस चुनाव आयोग को इन्होंने पंगु कर दिया है, जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर 6 महीने में जोड़ लेता है। जून में चुनाव हुआ था तो वहां पे जो वो वोटर काउंट था वो अलग था, और नवंबर में चुनाव होता है विधानसभा का, वो वोटर काउंट अलग होता है। वो चुनाव आयोग जो उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, वो चुनाव आयोग जो हरियाणा के चुनाव का जवाब नहीं दे पा रहा है, ये बताएंगे राजनीति? और हम जब प्रदेश की राजनीति होगी तो प्रदेश में जो भी दल जो भी क्षेत्रीय दल है, क्या भारत में संविधान है कि नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है कि नहीं है, या सिर्फ इनका ही चलेगा एक देश एक विधान एक संविधान, जो इनका किताबचा है जहां से ये पैदा हुए हैं? ठीक है प्रशांत भाई, चलेगा देश? ठीक प्रशांत भाई जब बहुदलीय व्यवस्था में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिन जिन प्रदेशों में, उन प्रदेशों में जो जो शक्तियां महत्वपूर्ण है और स्ट्रेंथेंड है, वो अपना चुनाव लड़ेंगी, और अगर जहां जरूरत महसूस की जाएगी वहां गठबंधन होगा। ठीक है प्रशांत भाई आपके पास आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, पहले भी देश की राजनीति में इस तरीके के गठबंधन बने, नेशनल अलायंसेस बने, लेकिन वो टूटे भी। क्या इंडिया गठबंधन का भी वही हश्र होने जा रहा है? देखिए लोग जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं जिस जोर भारतीय की राजनीति को देख रहा हूँ, सन 1989-90 से जब से भारत के अंदर एक गठबंधन की राजनीति इस भारत की सच्चाई बनी है। लेकिन जिस तरीके से एक चीज और आपने भी देखी होगी कि गठबंधन का मतलब क्या है, एक होता है स्वाभाविक गठबंधन और एक होता है अवसरवाद का गठबंधन। स्वाभाविक गठबंधन उसको कहते हैं जहां कहीं ना कहीं आप विचारधारा से उससे सहमत हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, एक दूसरे के प्रति समन्वय हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, तब तो आपका गठबंधन है वो करना मेरे हिसाब से जायज है। अन्यथा जिस तरीके से जो स्वार्थ और जिसको कहते हैं समय के हिसाब से जो गठबंधन किया जाता है, उसकी परिणति हमने अनेकों जगह उसकी ऐसी ही परिणति देखी है। अब रही बात गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना या नहीं बना, पहली बात तो अगर मेरा विचार पूछेंगे तो मैं तो इस चीज को गठबंधन मानता ही नहीं, क्योंकि गठबंधन मतलब का क्या होता है? गठबंधन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका एक अध्यक्ष है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद में उसका कोई वार रूम है, उसका सामूहिक शक्ति का एक केंद्र है, उसके बाद में कौन उसका वार रूम संभालेगा, कहां उसका वित्तीय व्यवस्था, क्या उसकी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य जब सारी चीजें एक जैसी होती हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं गठबंधन। अन्यथा तो अगर 50 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो मैं उसको गठबंधन नहीं, मैं उसको जमावड़ा मानता हूं, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे वो उस पक्ष का हो। अब यहां पे देखिए, आज के तारीख में अगर हम इस गठबंधन की बात करें तो यहां पे स्थिति वो हो रही है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, और जब अवसर मिले तो एक दूसरे की दरी खींचने से भी पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा, जब चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले, कहने को तो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव के लिए गठबंधन था। कहां था पार्लियामेंट के चुनाव में गठबंधन? ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी केंद्र के अंदर, दिल्ली में आकर के गठबंधन में थी। कम्युनिस्ट पार्टी केरला के अंदर आमने सामने लड़ रहे थे, दिल्ली में आकर के कह रहे थे गठबंधन में है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 सीटों पे गठबंधन में थी, पंजाब में कह रही थी हम आपके हैं कौन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी आप कहते हैं हम साथ साथ हैं, कभी कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जनता भी इनको टकटकी लगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ठीक है निरंजन जी आपके पास आऊंगा। पूजा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। ऐसा नेशनल अलायंस तो जिसको हम इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, ऐसा नेशनल अलायंस समझ से परे है कि लोकसभा चुनाव में तो मिलकर साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे में नेता तो नेता, समर्थक भी कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें, कहां जाएं। इनके साथ, इनको कभी देखते हैं साथ खड़े हैं, कभी देखते हैं अलग अलग खड़े हैं, इतना कंफ्यूजन। समर्थक इसलिए बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं आलोक जी, क्योंकि ऊपर जो नेता है ना वो खुद कंफ्यूज हैं, वो खुद सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की 28 में से 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी और 7 दल कभी ना कभी एनडीए में शामिल भी रहे। तो आप ये देखिए कोई भी नेता कभी किसी पार्टी का हुआ नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेता इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहेंगे, पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन करती रहेंगी, लेकिन जो पार्टी एक साथ होके अपने नेताओं को एकजुट होके इस तरीके से फाइट करेगी, एक विचारधारा रहेगी, विचारधारा में कभी फेरबदल नहीं करेगी, और जो भी ये संगठन बनते हैं सबका जो है मत पूछा जाएगा और सबकी वहाँ पे टेबल पे बात को रखा जाएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी बात को नहीं चलाएगा, तो वही गठबंधन चल पाएगा। जब कोई भी इंसान कोई भी पार्टी में, जैसे एक परिवार में होता है, परिवार में बच्चा कुछ और बोलता है, बड़ा बच्चा कुछ और बोलता है, मम्मी कुछ बोलते हैं, पापा कुछ बोलते हैं, चाचा कुछ बोलते हैं, चाची कुछ बोलते हैं, अगर उनकी एक राय नहीं है तो परिवार बिखरेगा। इसी तरीके से गठबंधन का हाल है कि परिवार में अगर एकजुट नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो बिखरेगा। उसमें गठबंधन से उनको बाहर किया गया या वो खुद अपने आप से बाहर हो गए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जी ठीक है संजीव जी, लोकसभा में बीजेपी की सीटें घटने और पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के बाद इंडिया गठबंधन बहुत उत्साहित नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो आप लोगों ने कमबैक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन के लिए। आलोक जी देखिए, मैंने पहले भी कहा जनता विकास चाहती है, जनता विश्वसनीयता चाहती है, जनता चाहती है कि भारत आगे बढ़े और बढ़ते हुए भारत को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार पंख लगा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत की साख लगातार बढ़ रही है, इस कारण भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता लगातार विश्वास करती है। अभी जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार उन्होंने अपना जो भी वक्तव्य दिए उसमें आपने भी देखा होगा, सिवाय नकारात्मकता के उसमें कुछ भी था नहीं। ना तो उनकी विकास की सोच थी, ना विकास कैसे होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो वो कभी इस विषय के ऊपर लगातार बात करते ही नहीं। वो लगातार कभी आम आदमी पार्टी का जब भ्रष्टाचार हो उसका वो लोग समर्थन करने खड़े हो जाते हैं, अर्बन नक्सलाइट्स के जो भी ड्राइव होती है उसका समर्थन करने खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बनकर रह गई है और इनके जितने भी स्थानीय जितने भी मैं सोचता हूँ हर प्रदेश के अपने जो भी पोजीशन पार्टनर हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना हो, वो सबके जो वोट है उनके ऊपर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। और कांग्रेस पार्टी का मैं सोचता हूँ अंधकार भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है और ये लोग इस प्रकार की एक राजनीति करते हैं, इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जब ये हारते हैं तब ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। अभी उत्तराखंड में निकाय के चुनाव हुए, अनूप जी लगातार ईवीएम को लगातार देते रहे कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम में घपला होता है। जहां ये जीतते हैं वहां को ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां ये हारते हैं वहां ठीक है ये इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। संजीव जी ठीक है, आपके पास आऊंगा, वक्त कम है, थोड़े थोड़े सवाल सबसे ले लेता हूं, थोड़े थोड़े जवाब सबके हो जाएं। जी मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। जी अभी उत्तराखंड में नगर निगम के नगर निकाय के बहुत बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हुए और पूरा बैलेट के ऊपर चुनाव हुआ, जहां ये ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल उठाते थे। ईवीएम ना होते हुए बैलेट पे चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी वहां पर 11 नगर निकाय में शून्य पर आ गई। तो
जो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते थे उनको भी जनता ने जवाब दे दिया कि अब बहुत हो चुका, ईवीएम के ऊपर रोना रोना, जिनका किसी भी संवैधानिक ठीक है, संस्था के ठीक है, ऊपर कोई विश्वास नहीं, यह इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाते हैं, और संविधान के ऊपर सवाल उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर सवाल उठाते हैं, ठीक ठीक है, सिस्टम के ठीक ऊपर। ठीक है संजीव जी, अब वक्त कम है ना, थोड़ा सबको थोड़ा स्पेस मिल जाए। प्रशांत भाई, गठबंधन चलते हैं समझौतों से, जब सारे पक्ष थोड़ा थोड़ा त्याग करें, लेकिन इस इंडिया गठबंधन में सवाल सबसे बड़ा यही है कि त्याग करे तो कौन करे। अभी तक तो यही हुआ कि जहां जो दल मजबूत है वहां उसने दूसरे सहयोगी दल को बात मनवाने की अपनी जबरन कोशिश की, दूसरे को स्पेस नहीं दिया। और मैं एक बार पहले भी अभी यही सवाल कर चुका हूं आपको कि ये सबसे बड़ा आरोप जो दूसरी पार्टियों का है ना, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही लगता है। तो इंटरेस्टिंग, आपके एक विश्लेषक अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वॉर रूम होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। एनडीए का ऑफिस कहाँ है? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे या अशोक मार्ग पे? कहाँ है एनडीए का ऑफिस? 39 पार्टियां जो है उनमें से तो कुछ पार्टियां। अरे आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए श्रीमान। आपको 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 डिबेट किसी की टिकट नहीं पता है, आप मुझसे उम्र में भी बड़े, आपकी कोई बात फैली नहीं ना। कमिंग बैक टू टॉपिक, ठीक है प्रशांत जी, कंटिन्यू। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, गठबंधन विचारधारा पे हो, अपनी राजनीतिक शक्ति पे हो, किसी एक शक्ति के विरुद्ध हो, बहुत सारे एस्पेक्ट पे होता है। आप मुझे ये बताइए, 1993 में तिलक, राजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, नारा लगाने वाली बसपा को किसने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया? तब कौन सी विचारधारा थी गठबंधन करने की? जब रात के 11 बजे शपथ दिलाई गई मायावती को, कौन सी विचारधारा थी आप मुझे बताइए? शिरोमणि अकाली दल के साथ लगातार ये सब समझौते में रहे और किसानों के मुद्दों पे उन्होंने बिल जब पारित किया, सबसे पहले सिमरन उनके सुखबीर बादल की पत्नी ने जो है विरोध किया और गठबंधन से बाहर गई। सबसे पुरानी इनके सहयोगी शिवसेना, उसको तोड़ के बाला साहब ठाकरे के लड़के की पार्टी को तोड़ के शिंदे को बना करके इन्होंने ये गठबंधन धर्म का पालन करते हैं जी, ये ठीक जेडीयू को। ठीक। तो इसलिए आप वैचारिक स्तर पे वो बात करिए जो कि आपको समझ में आए, जिसका आप तर्क रख पाइए। महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने गठबंधन किया और उनको मुफ्ती मोहम्मद शहीद को मुख्यमंत्री बनाया कश्मीर में, और आज बताते हैं कि वो सब जो है वो दोगले हैं, वो ये हैं, वो हैं। प्रशांत भाई, वक्त कम है हमारे पास। मैं लास्ट बात बोल रहा हूँ आलोक जी, मैं लास्ट बात बोल रहा हूँ। हमारा जो गठबंधन है वो हर प्रदेशों में, जो आपने बात बोली थी, वो आपकी बात अपनी जगह एकदम लॉजिकल और सही है कि हमारा वोट बैंक या हमारा जो कोर ग्रुप है, स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट प्लेसेस में कांग्रेस से ही निकल के गया है। इसलिए अंतर विरोध चलते रहेंगे, लेकिन घर में किचन के अंदर बर्तन होते हैं तो उनके अंदर आवाज होती है, लेकिन इसका एक मतलब नहीं कि किचन बंद कर दो। बिल्कुल, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। प्रशांत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन बना रहे तो देश की राजनीति में और कसावट आएगी, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर कांग्रेस को भी मजबूत रखना होगा और कांग्रेस को बीजेपी जैसी कैडर बेस पार्टी से लड़ने के लिए कैडर बेस पर लौटना होगा। कांग्रेस ने अगर अपने सेवा दल को मजबूत कर लिया तो शायद उसे गठबंधन की भी जरूरत ना पड़े। बहरहाल, दिल्ली की हार से संदेश तो चला गया है कि मिलकर लड़ें तो फायदा है, वरना हारने के लिए सब भी तैयार रहें। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।